डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रार्थना करता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। नए साल में आप देश और प्रदेश की बातें लोगों के सामने अच्छे ढंग से पेश करके लोगों का मन जीते। वहीं ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो और जो किसान लगातार पिछले 50 दिन से धरने पे बैठे हैं, वो इन कानूनों को खत्म करा करके अपनी घर वापसी करें। परमात्मा देश के प्रधानमंत्री को इस बात की नव वर्ष में सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह के निर्णय लेने से पहले जो इनके प्रतिनिधित्व हैं उनसे बात करें और फिर इस तरह के निर्णय को ले जिससे देश का भला हो, ना कि देश बर्बाद हो। मेरी कल स्पीकर से बात हुई थी और स्पीकर ने आपके सामने कोई इस तरह की बात कही थी कि मेरा इस्तीफा उनके पास नहीं पहुंचा, जबकि मैंने इस्तीफा खुद 3 दिन पहले खुद अपने साइन करके प्रेस के रूबरू और उनको मेल किया था। वो ये बात भी स्वीकार गए थे कि मेरे पास इस तरह से लिखी हुई कोई आपकी वर्डिंग का इस्तीफा है। इस्तीफा तो क्या सीधा सीधा देना चाहिए, ये लिख के देना चाहिए कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। स्वेच्छा से वो आदमी इस्तीफा देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभा ना सके। स्वेच्छा से वो इस्तीफा देता है जो राजनीति से अपने आप को अलग कर ले। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूं जिस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने उस पार्टी को नींव रखने का काम किया था और चौधरी देवीलाल ने अपने स्कूल के समय से लेकर के आखिरी समय तक, स्कूल के समय में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बन करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। 16 वर्ष की आयु में पंजाब की, उस वक्त के पंजाब की, जो आज पाकिस्तान में है, मुल्तान के बोस्टल जेल में अपने 6 महीने बिताए। अनेक उनके ऊपर मुकदमे बने, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी को, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, अपना घर बार, स्कूल, पढ़ाई सब छोड़ दिया और गांधी के आंदोलन में लग गए। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने हमेशा जहां किसान की अनदेखी हुई, गरीब की अनदेखी हुई, कमेरे की अनदेखी हुई, कमजोर की अनदेखी हुई, उन्होंने उसकी मदद करी। ना केवल मदद करी बल्कि चाहे वो किसी पद पे थे और उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती थी तो पद छोड़ करके उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। बहुत सारे उदाहरण है, मैं अगर सारी बात बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी समय में भी, ओलावृष्टि हुई थी, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको बुला करके कहा एक किसान की फसल बर्बाद होगी, आज इस महंगाई के ज़माने में उसको ठीक से मुआवजा नहीं मिला तो वो किसान परेशान हो जाएगा, इसलिए ओलावृष्टि का पैसा बढ़ा करके दिया जाए। फिर चौटाला साहब ने उसको 3000 रुपये करके पर एकड़ के हिसाब से दिया था। वो बहुत चिंता करते थे इन चीज़ों की। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके निर्णय लिया कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए। हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय थे। हमने लगातार अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगा रखी थी कि आप जाओ और जाकर के जहाँ जहाँ भी आंदोलनकारी बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आप उनकी जहाँ उनके साथ बैठ करके उनका हौसला बढ़ाओ
वहीं कोई बुजुर्ग है उसकी देखभाल करो, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक उनको सारी चीज़ें मुहैया कराने का काम करो। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे और बैनर नहीं लगाए हमने, लेकिन हमारे हर जगह पे टेंट हैं जिनकी अलग से पहचान है। ये कहा जाता है कि चौटाला साहब के टेंट हैं और हजारों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों खुद 10,000 कार्यकर्ताओं को छोड़ कर के आया था और कल फिर जा रहा हूँ। कल अम्बाड़ा से शुरू करूँगा, अम्बाड़ा से पहले पेवा जाऊँगा, पेवा से फिर कैथल जाऊँगा, कैथल से नरवाना जाऊँगा, नरवाना से उचाना जाऊँगा, उचाना से फिर आपके जुलाना जाऊँगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊँगा, फिर गुहाना, गुहाना से फिर आपका गन्नौर, गन्नौर से फिर सिंध बॉर्डर जाऊँगा। और हजारों ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे साथ जाएंगी, जिनमें अगर मान लो 1000 ट्रैक्टर ट्राली जा रही है तो 10 आदमी भी साथ जा रहे हैं तो 10,000 की संख्या होती है, कुछ छोटी नहीं है। पीछे जब मैं टीकरी बॉर्डर पे गया था, प्रेस के लोगों ने स्वयं ये बात लिखी, सोशल मीडिया के जो आजकल इस आंदोलन को खास रूप से जो पूरे देश को दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी खुल करके ये बात कही थी कि 1500 से 2000 ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे साथ थी। अब रही बात रिजाइन की, तो रिजाइन की कॉपी मैंने पहले भी आपके पास भेजी थी और आज मेरी बात ये हुई थी गुप्ता जी के साथ कि मैं कल फिजिकली आपके सामने प्रेजेंस होकर के अपना रिजाइन फिर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे गुप्ता जी पूछते और कहते हैं कि रिजाइन तो सिर्फ 2 लाइन का लिख करके दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं इसके ऊपर। उनको पूछने वाला हो कि नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान चीज़ है, रिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इसलिए इस पद को ठुकरा रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को भी, जो उनको बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया गया था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर के पद को भी अपनी जबान पे खड़े रहने के लिए वीपी सिंह के सर पे ताज रखने का काम किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जब किसान की जमीन की लिए नया एक्ट आ रहा था, 1 मिनट लगाई थी, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके वीपी सिंह को हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो है इन सारे दिल्ली के आउटर्स के ऊपर, सारे जो बॉर्डर हैं, जो दिल्ली के रास्ते हैं जाने के, उन पे जो लाखों की संख्या में बैठा है, जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष की है, और जो इस ठंड में, इस बारिश में, इस तरह के हालात में आज जो परेशान है, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान का हौसला बढ़े। जहाँ उसका हौसला बढ़े वहीं उन लोगों को सबक जरूर मिले जो इस 80% मतदाता का वोट लेकर के, संदाता का वोट लेकर के आज लोकसभा विधानसभा का सदस्य है। उसको एहसास हो इस बात का कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। तो उनके वोट की वजह से आज चाहे कोई किसी सरकार का हिस्सा है, चाहे कोई एमएलए और एमपी है, चाहे कोई अपोजिशन में है, सब का सब केवल इस अंदाता के वोट की वजह से लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा है। मैंने स्पीकर को कल कहा था कि मेरे इस्तीफे के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मैं एक बात उसमें जरूर लिखूंगा ताकि देश के किसान को इस बात का पता लगे, देश के आम आदमी को इस बात की जानकारी हो कि चौधरी देवीलाल की पार्टी के ऊपर, चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, चाहे मैं अकेला सदस्य विधानसभा का हूँ, मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए अपना रिजाइन जो है स्पीकर को सौंपने का काम किया है। और खुल करके मेरी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने पार्टी के साथी हैं, वो लगातार तब तक उस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। मैं स्पीकर को ये बात कही थी कि आप मुझे आज मिलना, मैं अपना इस्तीफा आपको समय आप आकर के सौंपूंगा। स्पीकर आज पूरा मेरा कि हाँ भरी मुझे कहा कि मिलूंगा, लेकिन पूरा दिन आज नहीं थे। किस तरह से लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बैठे बैठे सारा दिन इस तरह की रचनाएं कर देते हैं। जब इस्तीफा मेरा पहुंच गया, जब मैंने लिख करके दे दिया ये कृषि के तीनों काले कानून अगर 26 जनवरी तक नहीं खत्म तो इसे मेरा इस्तीफा समझा जाए और इसको मंजूर कर लिया जाए। आज फिर आपके सामने साइन करता हूँ उन्हीं सभी दस्तावेजों के ऊपर दोबारा।
और मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी भाषा है जिसकी वजह से स्पीकर को कोई आपत्ति है। ये सिर्फ नाटक है। उनको पता है कि मेरा इस्तीफा होने के बाद ये सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। बहुत सारे एमएलए के ऊपर इस तरह का दबाव आएगा कि उनको या तो एमएलएशिप छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो नहीं छोड़ेंगे एमएलएशिप तो फिर मान करके चलो उन लोगों का राजनीतिक भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज मेरे इस्तीफे के देने के बाद लगातार जो लोग ग्रामीण अंचल से चुन करके आए, जिन्होंने जा करके ये कहा कि हम किसानों के साथ पहले हैं, सरकार के साथ बाद में, अब उन पे इस बात का प्रेशर आना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 26 जनवरी के बाद तो इस्तीफों की लाइन लगेगी और ये सरकार 100% सत्ता से बाहर होगी। जो मैंने अपने इस्तीफे में लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ और आपको कॉपी भी इसकी दे दूंगा। मैंने लिखा है, अध्यक्ष महोदय, आपको भली भांति पता है कि किसान दिल्ली की शरद पे 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगभग 50 दिन से बैठे हैं। इस दौरान सर्दी और बारिश की वजह से 70 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी है, परंतु सरकार बार बार किसानों के साथ बैठक करके टाल मटोल करते हुए समय बर्बाद कर रही है। इसलिए अगर केंद्र ने 26 जनवरी 2021 तक किसान की मांग ना मानी तो 27 जनवरी 2021 को मेरा विधानसभा क्षेत्र एलनाबाद से त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। इससे ज़्यादा क्लियर और क्या लिखूंगा, क्योंकि त्यागपत्र दे मैं इसीलिए रहा हूँ कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। अगर मैं ये बात नहीं लिखूंगा, मैं ये जाके कहूँगा कि मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूँ, तो फिर तो मेरे त्यागपत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इस बात में उसको मंजूर करने में दिक्कत क्या है। इस तरह के त्यागपत्र पहली बार नहीं हुए। इससे पहले त्यागपत्र चौधरी देवीलाल ने जब ये राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था उसके ऊपर भी दिया था और वो भी स्वीकार हुआ था, और एमएलए भी उनके साथ जो उस वक्त में 14 या 15 एमएलए थे उन सब ने भी इस्तीफे दिए थे। उन सब के मंजूर करने की बजाय डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल का इस्तीफा मंजूर हुआ था, बाई इलेक्शन हुए थे। अब जो है खाम खां की अड़चनें पैदा करके केवल और केवल लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं भी अभय सिंह इस्तीफा देने की बजाय कहीं गुमराह कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी किसी भी बात से कभी मुकरने का काम करूँ। मैं फिर स्पीकर के 27 तारीख को सब हम जाऊंगा, ट्रैक्टर लेकर के जाऊंगा। कईयों ने तो ट्रैक्टर पे नाटक किए थे, लेकिन मैं ट्रैक्टर लेकर के विधानसभा में जाऊंगा 27 तारीख को। फिर उसके सामने दस्तखत करके कापी उसको और दूंगा। ये आज आपके सामने दस्तखत करके बाई हैंड कल पार्टी के ऑफिस की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो फिर से जा करके रिसीट करा के आए, ताकि कल को ये नाटक ना कर सके भी मुझे तो इस्तीफा मिला ही नहीं। कोई ना कोई इसके ऑफिस का व्यक्ति होगा जिसको रिसीट करवा दिया जाएगा। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान मैंने देखा है, बड़ी हैरानी की बात थी। हुड्डा साहब कह रहे थे कि अभय सिंह के इस्तीफा देने से बीजेपी को ताकत मिलेगी, एक वोट कम हो जाएगा। उससे पूछने वाला हो, मैं तो हमेशा पहले जब तू सत्ता में था तो प्रदेश के लोगों के हितों के लिए तेरे साथ लड़ते थे, और बीजेपी जब सत्ता में आई और बीजेपी ने जब लोगों के साथ कुठाराघात किया, लोगों की अनदेखी करी, तो अकेला मैं था विधानसभा में जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। इसको तो एक कोर दिखा देते हैं फाइल की छोटी सी ऐसी, और वो कोर देखते ही इसका थूक सूख जाता है, बोलना बंद कर देता है विधानसभा में, और ये वहाँ से फिर कोई ना कोई बहाना करके विधानसभा से बाहर निकल जाता है। जब इस किसान के इशू के ऊपर जिस पे मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, इन पे चर्चा होनी थी। आज ये कहता है बारी बारी से कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। जिस दिन सरकार प्रस्ताव लेकर के आई थी उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर चर्चा करने की बजाय भागने का काम किया था। भागने का मतलब ये होता है, हाउस से आप अगर जाते हो तो ये समझो कि आप अपना पीछा छुड़ा रहे हो। जिस इशू के ऊपर हम लड़ना चाहते थे, जिस इशू पे सरकार से पूछना चाहते थे, जिसमें सरकार को जो सरकार के सहयोगी थे जो नाटक कर रहे थे कि हम किसानों के साथ, उनको वहाँ पे हमें अपने साथ खड़ा करने पे मजबूर करना चाहते थे, तब ये भागे थे। मैंने इनको आवाज़ें मारी, मैंने स्पीकर से रिक्वेस्ट करी कि आप उनको बुलाओ, बड़ा अहम इशू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने चर्चा करने के बजाय मैदान छोड़ने का काम किया था। आज भी किसी बॉर्डर पे नहीं गया, नाटक कर रहा है। एक भी बॉर्डर के ऊपर जा करके किसानों के बीच में खड़े होकर के ये नहीं कहा इसने
कि मैं तुम्हारे साथ। अखबार में तो खबरें छपवाता है रोज, बाप बेटा दोनों लगातार कोई ना कोई किसी ऐसे बैरियर पे जाएंगे जहां इसके अपने 10-20 लोग बैठे होंगे। जहां किसान बैठा वहां नहीं जा सकता है। जहां किसानों के पास गया था, जाते इसकी वोटिंग हुई थी। ये गया था आपके टिकरी के बॉर्डर के ऊपर। आपने वो ऑडियो देखी होगी कि किस तरह से लोगों ने इसका विरोध किया था, किस तरह से सुरजेवाड़े का गला पकड़ा था लोगों ने, किस तरह से इसके बेटे दीपेंद्र सिंह को इसी टिकरी बॉर्डर के ऊपर बीच रास्ते से वापस मोड़ दिया था लोगों ने। क्योंकि इनकी असलियत हमारे हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति अच्छी तरह से जान चुका है। इन्होंने किस तरह बीजेपी की मदद करी, अगर मैं उसको फिर दोहरा दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी का जो उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था सुभाष चंद्रा, अपने पेन की स्याही बदल करके, अपने वोट कैंसिल करा करके, अपना स्वयं का वोट खाली छोड़ करके बीजेपी की मदद करी थी। इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस किसान वाले इशू के ऊपर बीजेपी को ज़्यादा देर तक जवाब तलब करने के लिए, उसको घेर के खड़ा करने के लिए, उसके साथियों को मजबूर करने के लिए जब हम खड़े हो रहे थे तो ये वॉकआउट करके भागा था। अनेक ऐसे मौके आए हैं जब ये भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, चोर दरवाजे से भाजपा की मदद करता है और उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगाता है। भाजपा ने इसकी कैसे मदद करी थी ये भी आपके सामने। इसका बेटा राज्यसभा का मेंबर कभी नहीं बन सकता था। बीजेपी अगर कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर देती, जब बीजेपी पे वोट नहीं था तब तो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिली भगत करके दूसरा कैंडिडेट जिताया था। और आज की तारीख में जब स्पष्ट था कि दूसरा कैंडिडेट जो है तुम अगर कोशिश करोगे तो बीजेपी उसको जिता सकती, किसी को भी इंडिपेंडेंट खड़ा कर देती, कांग्रेस के 8 MLA के वोट उस इंडिपेंडेंट के हिस्से में जाते और 100% इसका बेटा चुनाव हार जाता। किसी कीमत पर नहीं जीतता। एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिल करके इस प्रदेश को खा रहे हैं। अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 7 साल हो गए, 6 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आई। हमने 1400 पेज की इसकी चार्जशीट और यहाँ अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री को दी थी कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करा दो, अगर हम गलत हैं देने वाले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, अगर हम सही हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बता दो किसी भी एक जो हमारी दी चार्जशीट के ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई करी है। ये तो उसी दिन मिल गए थे आपस में जिस दिन बीजेपी सत्ता में आई थी। इन्होंने बीजेपी ने इसकी फाइल को अपने पास रख लिया था। ये दोनों मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है अपनी भूमिका निभाएगी, अपनी जिम्मेवारी निभाएगी और किसान के साथ जहाँ न्याय कराएगी। वहीं प्रदेश में हम एक गांव में अभी थोड़ी ये ठंड कम हो जाए, हम अपनी पार्टी के सब साथियों की जिम्मेवारी लगाएंगे कि वो एक पोल खोल अभियान के तहत इनकी जाकर के पोल खोले। हम कंप्लेंट बनाएंगे, हम एक सबूत उसके साथ देंगे कि दोनों कैसे मिलकर के इस प्रदेश और देश को बर्बाद करने में लगे हुए। अगर कांग्रेस मिली भी ना होती तो कांग्रेस लोकसभा में विरोध करती, कांग्रेस राज्यसभा में विरोध करती। कांग्रेस के आज MP जो है, पंजाब वाले MP तो बैठे हैं 4-6 के, दूसरे जो MP हैं उन्होंने एक दिन भी कभी इंडिया गेट के ऊपर जाके विरोध नहीं किया। एक दिन उन्होंने कभी महात्मा गांधी की उस पर जो समाधि बनी उस पर जाकर के विरोध नहीं किया। इन्होंने कभी पार्लियामेंट के गेट पे खड़े होकर के विरोध नहीं किया। तो इसका मतलब ये 100% आज इनके साथ मिले हुए हैं। इसकी पोल और जल्दी सारी की सारी खुलेगी। सर, दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज कहा है कि अभय चौटाला जी जो है अंगूठा कटा के शहीदों में नाम कराना चाहते हैं। दीपेंद्र ने नहीं, फिर आप सॉरी दिग्विजय जी ने कहा। दिग्विजय ने कहा मेरे बड़ा अंगूठे से तिलक करूंगा मैं क्या। ये इस्तीफा जो आपने पढ़ा है ये उसके बारे में बता दीजिए। ये इस्तीफा वही है जो आपने मेल किया था, क्योंकि ये 2 है। ये उसने कहा ना मुझे छोटा चाहिए, बड़े वाला उसको पसंद नहीं आया। ये बड़े वाला है, अब छोटे वाला साथ और दूंगा। तैयारी कर रही है विधानसभा में मुद्दा। आप भी साथ मिले हो क्या JJP के साथ? नहीं, असंवेदनशील आपने कोई शब्द लिखा है विधानसभा को लेकर, उसको लेकर वो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिलवाने की नौबत नहीं आएगी JJP को विधानसभा में जाने की। उससे पहले JJP जो है, मैंने कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विधानसभा का सत्र जब तक आएगा तब तक माँ बेटा 2 बचेंगे JJP में, बाकी सब JJP को छोड़ जाएंगे। आपको पता नहीं इस मीटिंग में किस तरह से इनके गिरबान पे हाथ डाला था JJP के MLA ने। आपको सारी बातों को पता है, फिर भी पता नहीं आप क्यों लिखने में संकोच करते हो। कई दफा
जोगीराम के सियाल के आवास पर कुछ किसान पहुंचे इस्तीफा मांगने के लिए अभी लेकर। मैंने आपको बताया ना, मेरे इस्तीफे की बात के बाद जिस किसी ने भी जा करके किसान के बीच में खड़े होकर के ये कहा कि भी मैं किसानों के साथ हूँ, मैं सरकार और सत्ता के साथ नहीं हूँ, उन लोगों के इस्तीफे आएंगे जरूर। उनको इस्तीफे देने पे लोग मजबूर कर देंगे। अगर वो इस्तीफे नहीं देंगे तो उनका राजनीतिक तौर पे ये ठीक है कि ये 5 साल दाव लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर उनको गांव में तो फिर भी नहीं बढ़ने देंगे उनको। 5 साल लग जाएगा दाव? नहीं लग सकता, जाएगी सरकार बीच में। मैं तो ये कहता हूँ कि सेशन भी नहीं आएगा, उससे पहले सरकार जाएगी। अगर ये चिंता में ना होते, फंसे हुए ना होते तो ये दिल्ली टिंडे लड़ गए थे। क्या काम था इनका दिल्ली? कभी देखा है आपने? मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के अगर 10 MLA होंगे, मैं किसी दूसरे के दरवाजे पे ले जाके क्यों खड़ा करूंगा? आप इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं? ये मुलाकात जो है जेजेपी और बीजेपी का विलय है। ये कोई मुलाकात इस बात की नहीं है कि आप कोई हरियाणा प्रदेश के विकास के बारे में बातचीत करने गए हो। ये मुलाकात तो इसी बात की है कि जेजेपी के MLA जो है इस जेजेपी को छोड़ेंगे और उसी की चिंता इनको है, इसलिए ये वहां जा करके। आप मेरे को सबसे बड़ी हैरानी, आपके भी सोचने की बात है, अभी कभी ऐसा हुआ है आज तक कि मैं मेरे पार्टी के 10 MLA किसी और के दरवाजे पे ले जाके खड़े कर दूं? इसका मतलब यह है कि घबराहट में है। और गए के लड़ते दिल्ली, क्या काम था? MLAs का क्या काम दिल्ली जाकर के? सर, किसान आंदोलन को लेकर एक बात जो कांग्रेस करती है कि भाई सत्र बुलाइए और सत्र में साफ हो जाएगा कौन विधायक किसके साथ नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसके बाद इस्तीफों की बाढ़ आ जाएगी, बाकी लोगों को भी मजबूरी हो जाएगी। तो पहले मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। चौधरी देवीलाल ने अपने सारे साथियों के रिजाइन कराए थे। अगर 30 MLA 31 MLA कांग्रेस के रिजाइन करें तो 100% ये मान करके चलो ये सरकार 4 दिन नहीं चले। ज्यादा कारगर उसको भी कंडीशनल मेरी तरह दे देना चाहिए भी 26 तारीख तक। अगर नहीं होता तो 27 को हमारे इस्तीफे मान लिए जाए। ये इस्तीफे थोड़े देंगे, ये तो मिले हुए हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं। ये रोज कहते हैं हम गवर्नर के जाएंगे, हमारे को गवर्नर टाइम नहीं दे रहा। तुम जाओ गवर्नर के दरवाजे पे, सेक्रेटरी आकर के तुम्हारा मेमोरेंडम ले जाएगा, गवर्नर को दे देगा। नाटक करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब तुम्हारे अखबार की खबर बनाने के लिए नाटक करते हैं दोनों बाप बेटा। इफेक्टिव तरीका दबाव डालने का यही है कि इस्तीफा देकर सामने आए। इस्तीफा देकर के सामने आए, बाकायदा कहे कि या तो इनकी बात को मान लिया जाए, नहीं मानेगा तो हम रिजाइन कर देंगे। सर, जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कह रहे हैं हुड्डा, उसमें अगर आप विधायक रहते हैं तो आपका वोट भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा विधानसभा में, और बाकियों का भी उससे अरे अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हो आप? जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी थी तब ये कांग्रेसी कहाँ मर गए थे? तब क्यों छोड़ करके भागे वहां से? तब तो ये छोड़ के भाग गया। मेरे वाले इस्तीफे से इनको पता है तुम्हारे मरोड़े चढ़ा देंगे लोग, इनके चूड़ियां कसी जाएगी थोड़े दिन में। इनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से भी इस्तीफे मांगे जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? ये तो अपना बचाव करने के लिए इस किस्म की बात आपके सामने रख रहे हैं। ये कांग्रेसी जो है इन बीजेपी वालों के भी बाप हैं, बेटे नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसके एक मेंबर ने आज रिजाइन कर दिया कि मैं इस कमेटी में नहीं हूँ, उपेंद्र मान ने। तो क्या लग रहा है कि अब ये कमेटी में भी मतलब जो है लोग पीछे हट रहे हैं? देखो, हम सुप्रीम कोर्ट की जो है सम्मान करते हैं, लेकिन जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के जो चारों मेंबर हैं वो पहले से सरकार के साथ है। किसान की लड़ाई सरकार के साथ है। एक तरफ तो इनका जो एडवोकेट जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल जो होता है सेंटर का, वो कोर्ट के अंदर ये कहता है कि भी कोर्ट इस मामले में इंटरवीन ना करे, ये सरकार का किसान का इशू है। दूसरी तरफ वही जाके एफिडेविट देते हैं कि आप एक कमेटी बना दो, और कमेटी के वो सदस्य बनाए गए हैं जो किसान को मंजूरी नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से ही इन कानूनों में अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे चुका है, राय नहीं रिकमेंडेशन कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ तक भी जोशी ने तो ये भी कहा है कि जो MSP है उसको भी खत्म कर दिया जाए। वो तो MSP को भी आगे लागू नहीं रखना चाहते, वो तो उसको खत्म करना चाहते हैं, उनकी तो रिकमेंडेशन ये भी है। तो फिर ऐसे लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हो
कि वो किसान की इस कठिनाई को, किसान की इस दिक्कत को कहीं अपनी रिपोर्ट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मान ने जो इस्तीफा दिया, मैं जो समझता हूँ उसका, उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अगर तू इस कमेटी का मेंबर रहा तो पंजाब का किसान, देश का किसान अलग बात है, पंजाब का जो पगड़ी बांधने वाला है वो तेरे को अपनी जमात से निकाल देगा, तू उसके बीच में कभी नहीं जा पाएगा। फिर इस डर से दिया है। दुष्यंत दवे ने भी इस्तीफा दे दिया था, जो किसानों के पैरोकार थे, वकील थे। प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है, वकील जो थे दुष्यंत दवे। आप देखो कितने हमारे कोर्ट के जस्टिस जो हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, दिल्ली के, जो किसानों के समर्थन में जाकर के खड़े हुए हैं, कितने IAS IPS अफसर हैं, सीनियर मोस्ट जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने जाकर के उनको सपोर्ट करी है। पंजाब के तो एक DIG ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार का जो अध्यक्ष है वो सारी बार को अपने साथ लेकर के गया था और उन्होंने समर्थन दिया। दिल्ली की बार ने समर्थन दिया, सुप्रीम कोर्ट की बार ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके केस जो है मुफ्त में लड़ेंगे, हम आपका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। अगर ये कानून ठीक होते तो फिर आप ये बताओ इस तरह के लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? कभी हो सकता है, पॉसिबल है। जज, रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट का जस्टिस जो है, वो क्यों सपोर्ट करता है? इसमें कमियां हैं, इसमें खामियां हैं। अगर इसमें कमियां और खामियां नहीं है तो फिर बारी बारी से इसके लिए मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है? और उस मीटिंग के अंदर सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव क्यों आता है कि भाई हम इसमें जो आप अमेंडमेंट कराना चाहते हो कर देंगे? तो इसका मतलब गलत है। उसको दुरुस्त करो, उसको ठीक करो, इसको नया बना लो, इसको खत्म कर लो। किसान की डिमांड है तुम बढ़ाओ, लेकिन किसान के साथ बैठ करके बातचीत करके उसके बाद अपना बना लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जो है वो तो यूं समझो कि जो हमारे देश में जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत कर गया, ये तो उससे भी ज़्यादा सख्त रवैया अपना करके इस देश के लोगों को दबाना और कुचलना चाहते हैं। उस वक़्त अंग्रेज के वक़्त में चाहे हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बावजूद उसके उन्होंने कभी अत्याचार नहीं साथ। 1907 में भी इस तरह के कानून आए थे, अंग्रेज को अपना हाथ खींचना पड़ा था। मोदी जी को भी अपनी बात को अभी भी समय रहते अपनी गलती को सुधारना चाहिए और ये जो कानून उन्होंने बनवाए हैं उसके लिए 26 जनवरी को ही अनाउंस करना चाहिए कि मेरे से भूल हुई है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। आपका रूट क्या कह रहेगा सर? कल का जिस तरह से बताया आप बता सिंधु बॉर्डर भी जाएंगे जी आप? ट्रैक्टर मार चलेंगे? सिंधु बॉर्डर ही जाऊंगा। ये नहीं, 26 जनवरी का जो किसानों का प्रस्तावित है उसमें शामिल होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं वही पूछ रहा था, पूरा प्रोग्राम बता दीजिए। मैं उसमें शामिल होकर के फिर 26 को यहाँ आऊंगा, 27 को ले जाकर के इस्तीफा दे करके आऊंगा। अच्छा, आपने स्पीकर साहब का बयान तो आपने सुना ही कि वो आपके इस्तीफे पर क्या? मैं स्पीकर की बात का कोई महत्व नहीं मानता। एक ये बीजेपी के जजपा के जो लोग हैं ये लुटेरे हैं। ये केवल और केवल इस प्रदेश को लोगों के सामने झूठी बात कह करके दूसरे लोगों पे आरोप लगाने का काम करते हैं और लूटने में लगे हुए हैं। इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हो तो ये शाम को सारे नंगे हो जाए। ये तो मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। उनकी बात अगर आप मेरे से करो कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, तो आप यूँ समझो कि जो वो कह रहे हैं उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। समय आने दो, मैं इन जेजेपी वालों की ऐसी पोल खोलूंगा तुम्हारे सामने, तुम खुद ये कहोगे कि वाकई लुटेरे हैं। ये तो मेरा धन भी लूट के ले गए। मैं रिकॉर्ड के साथ आपके सामने रखूंगा वो सारी बात कि किस तरह से जो ये कहते थे आप लोगों के बीच में कि हमें घर से निकाल दिया, हमें कुछ नहीं दिया। मैं सबूत दिखाऊंगा, ये देखो मेरे अडंगे पे कब्जा करे बैठे हैं, छोड़ नहीं रही है। मैं इनका बैम काटूंगा। ऐसी कुछ आगे चीजें बताऊंगा। नहीं, आगे नहीं, मैंने पता किया। मेरे जो कोई मकान है, मेरे मकान को आगे किराए पे दे रखा है। मैंने किराएदार से पूछा, भाई तू कैसे बैठा यार, मकान तो मेरा है। वो कहता है जी अजय सिंह जी ने किराए पे दे रखा है। मैंने उनको फोन किया, मैं बोला मेरा मकान खाली करो,
कहते सोचेंगे। मैं बोले यार तुम बड़े चौधरी बने हो मगर इस चीज के, तो जब मेरा ही लूट रहे हैं तो बाकियों का छोड़ेंगे कहाँ से। चीफ मिनिस्टर भी मेरा सामान लुटवाने में शामिल है। मैं चीफ मिनिस्टर की बात भी सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये मुख्यमंत्री और ये दोनों मिलकर के लोगों को जहां लूट रहे हैं वहां मेरा धन भी लूटने का काम कर रहे हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।